so that we can reduce the background noise. And here I would like to formally welcome all the students in today's sessions. Today we will discuss about the nervous system and endocrine system. If you have any queries, you can ask in between so that we can discuss these things. But again, my request is all of you need to ask your administrative related questions at the end of the class. So is my slide is visible to all of you? Hello? Yes, sir. Yeah, it is visible. Yeah. Yeah, visible. So today we'll discuss about this nervous system and endocrine system. And first we'll go to the nervous system. Basically, this is the second theory course of Yoga and Health, part of the first block and third unit, neuroendocrine system. The first is the nervous system. As friend, you know that nerve system is the one by which we are basically connected to all organs, and our all body tissue, cell and different other organs are connected through this nervous system. अगर आप अपनी सामाजिक जीवन में देखें तो जैसे कि हमारे घर में आजकल सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी वायर से सारा चीज कनेक्टेड है, तो ऐसे ही आप मान लीजिए, या फिर आप सोचे कि मोबाइल सिग्नल से हम सब कनेक्टेड है, तो ऐसे ही आप सोचे कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है ऐसे ही हमारा एक नर्वस सिस्टम से सारा जुड़ा हुआ है. सो पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसा है. जो हमारा नर्वस सिस्टम है प्राइमरीली एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस बोलते हैं, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो बाकी नर्व जो कि आके हमारा ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, तो उसमें से मेनली एक होता है कि एफरेंट, एक होता है कि इफरेंट एंड एफरेंट. इसमें से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद करने के लिए मैंने क्या किया, एफरेंट मतलब आता है कहाँ आता है, ब्रेन की तरफ आता है या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आता है. दिस इज व्हाट प्राइमरीली द सेंसरी. इफरेंट मींस एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, इफरेंट वो हमारा एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंट्रिक या फिर सोमैटिक, इस टाइप का डिफरेंट नर्व होते हैं. तो हम पहले अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर. ये हम आगे जाने से पहले ये पहले जानना जरूरी है कि बेसिकली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता कैसे है. जैसे कि हमने पहले आपने पढ़ा होगा कि हमारा शरीर में जो सेल है, कोशिका है, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. इसी से ही पूरा शरीर बनता है. तो हमारा नर्व सिस्टम भी पूरा नर्व से ही बनता है प्राइमरीली, और जिसमें जो एक न्यूरॉन होता है वो हमारा यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होते हैं. तो और अगर ये हमारा एक डायग्राम है न्यूरॉन का, न्यूरॉन एक सेल है, और इसका सबसे खास बात ये है कि जो न्यूरॉन टिश्यू है वो हमारा जब हम पैदा होते हैं उस टाइम में जितने रहते हैं लगभग उतने ही रहते हैं, क्योंकि ये एक बार डेथ होने से, एक बार खत्म होने से नर्व टिश्यू दोबारा रीजनरेट नहीं होता है. ये पर्टिकुलर स्पेशलिटी ऑफ दिस ह्यूमन न्यूरॉन सेल्स के ऊपर है. तो ये न्यूरॉन जो होता है एक सेल बॉडी होते हैं, और एक लंबा सा बॉडी होते हैं जिसको हम एक्सन्स बोलते हैं, और ये एक्सन से फिर डेंड्राइट्स निकालते हैं. ऐसे ही सेल बॉडी की चारों तरफ से डेंड्राइट होते हैं. तो आपने सोचा होगा कि ये डेंड्राइट इतने सारे प्रोजेक्शन किस लिए है. ये इसलिए है क्योंकि इसी प्रोजेक्शंस के थ्रू वो दूसरा नर्व से कनेक्ट होते हैं. ये नीचे भी आपने देखा होगा बहुत सारा प्रोजेक्शंस है, बहुत सारा एक्शन टर्मिनल है. तो इसी डिफरेंट टर्मिनल से वो दूसरे सेल के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि जब तक एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉपर होगा नहीं. और ये जो एक्शंस है हमारा, इसके अंदर हमारा माइलिन शीट होते हैं, और ये प्राइमरीली हमारा फैट कंपोनेंट से बनता है. तो ये
है हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अभी अगर देखा जाए तो हमारा जो न्यूरॉन टिश्यू है वो अपने आप में अकेला पूरा नर्वस सिस्टम नहीं बनाता है, इसके अंदर और भी बहुत सारे चीजें उसमें सपोर्ट करते हैं, जो एपेंडाइमल सेल होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट होता है, माइक्रोग्लिया होता है, ये प्राइमरीली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, सो दैट हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बनावट में परिपूर्ण हो। ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा सैटेलाइट सेल होता है, स्वान सेल होता है, ये सब हमारा नर्व सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर। अब बड़े लेवल पे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा ब्रेन, ये ऊपर का पार्ट आपने देखा होगा जो ब्रेन, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। अब ये जो ब्रेन है वो तो सबको मालूम है कि हमारा जो सर है, इसके अंदर जितनी भी हड्डी है उसके अंदर ये प्रॉपरली रहते हैं। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा जो स्पाइन होते हैं, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसके अंदर छुपे हुए रहते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये सर्वाइकल रीजन में हमारा इतने सारे नर्व निकलते हैं, C1 to C8। फिर हमारा थोरासिक रीजन में हमारा T1 to T12। फिर हमारा ये लंबर रीजन में L1 to L5। फिर हमारा सैक्रल रीजन में S1 to S3। तो इस टाइप का डिफरेंट टाइप का नर्व्स यहाँ से भी निकलते हैं। और ये जो ब्रेन है वो तो सर के अंदर ही प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ से भी कुछ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं जिसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर्टिकुलर ब्रेन के ऊपर और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये हमारा ब्रेन जो है सर के अंदर होते हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक स्ट्रक्चर होने की वजह से हड्डी के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन सिर्फ हड्डी के द्वारा प्रोटेक्शन ही काफी नहीं है, उसके बाद भी और एक मेम्ब्रेन्स जिसको क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, इसके द्वारा ये प्रोटेक्टेड होते हैं। ये मेनिंजेस जो होते हैं 3 लेयर से होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, सबके ऊपर स्काल है, हड्डी है, उसके बाद डूरामेटर होता है जो एक बहुत ही टफ मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद एराक्नोइड मैटर होते हैं, और उसके बाद पायामेटर होता है जो बिल्कुल ब्रेन की टिश्यू के साथ लगा रहता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको देखने को मिले। तो ये जो तीनों मेम्ब्रेन है वो भी हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा ब्रेन की प्रोटेक्शंस में, और बाकी बहुत सारा जो मॉलिक्यूल्स आते हैं जाते हैं उसको सिलेक्शंस करके कौन किसको जाना चाहिए अंदर, किसको नहीं जाना चाहिए, वो सब रेगुलेट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ब्रेन का डिफरेंट कंपोनेंट स्ट्रक्चर क्या है। अगर वैसे देखा जाए तो ब्रेन का प्राइमरीली 3 कंपोनेंट होते हैं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है, और एक हाइंड ब्रेन। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है ब्रेन के अंदर। आगे जाने बोलने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहूंगा कि अभी तक हमारा ब्रेन के ऊपर जो भी जानकारी है ये बहुत ही एक नाजुक स्थिति में है और इमेच्योर स्टेज में है, हम बोल सकते हैं। क्योंकि अभी भी ब्रेन के ऊपर बहुत सारा जो जानकारी हमको जानना चाहिए वो अभी तक हम जान नहीं पाए। इसलिए अगर आप कोई सवाल पूछे तो इसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। हो सकता है कि वो जानकारी है लेकिन मुझे मालूम नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनफैक्ट अभी तक ह्यूमन काइंड ने, हमारा साइंस प्रोग्रेस होने की बाद भी हमारा ब्रेन के ऊपर बहुत सारी जानकारी अभी भी कलेक्ट नहीं कर पाया है। लेकिन हम थोड़ा सा जो भी जानकारी हासिल किया है ये 1 घंटा के अंदर पर्टिकुलरली हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा चीज बताने की कोशिश करेंगे। ये जो 4 ब्रेन होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट लूप्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हम बाद में बताएंगे। लेकिन इस ब्रेन को अगर हम सजेटल सेक्शंस उस टाइप का काटे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसमें एक बाहर की तरफ आपको ग्रे मैटर देखने को मिलेगा और बीच में व्हाइट मैटर देखने को मिलेगा। ये ऐसा बेसिकली है क्यों? अगर देखा जाए तो जितने भी हमने पहला नर्व स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो नर्व स्ट्रक्चर का जो सेल बॉडी होता है वो बेसिकली आउटर लेयर में होते हैं, इसीलिए वो ग्रे मैटर फॉर्म करता है। ये जो व्हाइट मैटर्स है, व्हाइट मैटर में मेनली उसका जो एक्शन पार्ट है, जो जैसे मैंने दिखाया कि लंबा एक स्ट्रक्चर है, ये एक्शंस होते हैं, इसलिए ये व्हाइट मैटर होते हैं। तो ये बेसिक
डिफरेंस है ब्रेन के अंदर, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। अभी आते हैं कि ब्रेन की डिफरेंट लोब्स और डिफरेंट पार्ट के बारे में। जैसे मैंने दोस्त बताया पहले कि हमारा जो ब्रेन है 4 ब्रेन होते हैं। 4 ब्रेन में हमारा प्रोसेनसेफलन होते हैं, डायनसेफलन होते हैं। प्रोसेनसेफलन में हमारा फ्रंटल लोब होते हैं, पैराइटल लोब होते हैं, ऑक्सीपिटल लोब होते हैं, टेम्पोरल लोब होते हैं। ऐसे ही अगर हम डायनसेफलन की तरफ जाए तो वहां पे थैलामस, हाइपोथैलामस, पिनियल बॉडी होते हैं। और उनका प्राइमरीली जो काम होते हैं वो बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, फिर हमारा एंडोक्राइन और मोटर फॉर्मुलेशन को रेगुलेट करना और ऑटोनोमिक सिस्टम को रेगुलेट करना है। अगर उसको और भी गहराई से देखें तो हमारे ये जो ब्रेन का फ्रंटल पार्ट में ही हमारा यहाँ पे सेंट्रल गायराई दिखते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल गायराई की जो आगे पीछे का 2 कलर है, इसका खास बात यह है कि पहले वाला जो है और दूसरे वाला जो है वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसकी खास बात क्या है। अच्छा, इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई व्यक्ति राइट हैंडेड होते हैं, कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा ब्रेन का 2 हिस्से हैं, राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड, इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिसका ब्रेन लेफ्ट हैंड साइड डोमिनेंट होते हैं वो राइट हैंडेड मैन होते हैं, और जिसका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है उसका राइट साइड का ब्रेन डोमिनेंट होता है। ये जैसे कि प्रीसेंट्रल गायरेंस अभी हमने देखा, इसका जो सामने वाला हिस्सा बेसिकली मोटर कॉर्टेक्स है और उसका जो पीछे वाला हिस्सा सेंसरी कॉर्टेक्स होते हैं। तो जैसे कि हमारा ये जो है ऑल्फैक्टरी बल्ब है जो फ्रंटल लोब के नीचे, ये बेसिकली हमारा जो हम कोई गंध सूंघते हैं, जैसे कई बार फूल की सुगंध होता है या फिर कई बार आप गटर के पास जाते हो तो बदबू आते हैं, तो ये यहाँ से रेगुलेट होता है। ऑक्सीपिटल लोब हमारा बेसिकली जो हम देखते हैं, देख के जो सोचते हैं उसका चीजें रेगुलेट करता है। आगे और बताते हैं कि जो हमारा फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब का काम क्या क्या है आगे। जैसे कि मोटर कंट्रोल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग करना, जैसे मैंने पहले भी बताया स्पीच कंट्रोल करना, जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसमें भी फ्रंटल लोब का हमारा कंट्रीब्यूशन है। पैराइटल लोब में क्या होता है, मेनली टच सेंसेशंस और बॉडी ओरिएंटेशन, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, ये सब पैराइटल लोब का काम है। ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या है, साइट, विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल परसेप्शंस और विजुअल इंटरप्रिटेशन। जैसे हम कोई चीज देखते हैं लेकिन वो देख के हम कैसे पहचानेंगे कि ये वही वस्तु है, तो ये सब काम जो होता है, कई बार क्या होता है कि देख तो रहा हूं लेकिन मैं पहचान नहीं पाता हूं। ऐसा भी होता है कई बार कि आपने लोगों को देखा तो है लेकिन उसको पहचान नहीं पाते। ये बात अलग कि उससे आप पहले भी मिल चुके हो। तो ये सब काम जो होता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब यहाँ पे ये सिस्टम करता है। फिर हमारा जो टेम्पोरल लोब है, यहाँ पे ऑडिटरी प्रोसेसिंग होता है, जो हम सुनते हैं, जैसे अभी आप मेरे बात सुन रहे हो तो उसका प्रोसेसिंग यहाँ से होता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हमारा वर्निकिस एरिया में होता है, जो कि हम जो सुनते हैं, लैंग्वेज बात करते हैं उसको समझना। फिर मेमोरी फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है, जो आपने बहुत साल पहले पढ़ा है उसको जो रिट्रीवल होता है वो टेम्पोरल लोब में। ऐसे ही ब्रेन स्टेम में हमारा बहुत सारा इनवॉलंटरी रेस्पॉन्सेस होता है, सेरिबेलम में बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इसके ऊपर हम और आगे विस्तार में बात करेंगे। तो ये बेसिकली हम ब्रेन को सजेटल सेक्शंस में किया है। ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है उसका कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं। और ये बेसिकली आप लोगों को जस्ट एक ओरिएंटेशन दिखाने के लिए मैंने ये पिक्चर निकाला, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली हमारा एक बीच वाला सेक्शन है जो जिसे ब्रेन ऐसा भी दिखता है बीच में अगर काटने से। आप आते हैं कि ब्रेन का जो डिफरेंट पार्ट है वो डिफरेंट क्या काम करता है। इसीलिए हमारा ब्रॉडमैन एक साइंटिस्ट है जिसने सारा ब्रेन के डिफरेंट एरिया को उसने नंबरिंग से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश किया। वैसे उन्होंने तो 1 से लेकर 51 तक डिफरेंट नंबरिंग दी है, लेकिन कुछ नंबरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 44, 45। ब्रोकास एरिया जो होता है हमारा मेनली मोटर स्पीच कंट्रोल को करते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, कैसे बोलेगा, कब होठ का मूवमेंट होगा, कब हमारा लिप्स का मूवमेंट होगा, ये बेसिकली ये एरिया 44, 45 से कवर होते हैं। जो हमारा एरिया नंबर 1, 2, 3 है, हमारा ये जो 4 है, 5 है, 4, 5 बेसिकली प्राइमरी मोटर एरिया है जैसे मैंने आपको बताया। और जो 5 है वो
मेनली सोमाटोसेंसरी एरिया होते हैं, और जो हमारा एरिया ये 17, 18, 19 है वो बेसिकली हमारा विजुअल थिंग्स को कंट्रोल करते हैं, और एरिया जो हमारा 17 है वो प्राइमरी विजुअल एरिया होते हैं, और 18 जो होता है उसको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा करके ब्रॉडमैन मिस्टर एक साइंटिस्ट है, इसने ब्रेन का डिफरेंट पार्ट को नंबरिंग से आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश किया है। जैसे उन्होंने कलर से भी दिखाने की कोशिश किया कि कौन कौन सी एरिया हमारा इमोशंस को कवर करते हैं। जैसे कि ये कलर का है यहाँ पे 38, 47, 11, ये एरिया हमारा बेसिकली इमोशंस को कवर करते हैं। ये ऑल्फैक्टरी एरिया है जो रेड वाला एरिया है 34, ये ऑल्फैक्टरी हमारा जो सुगंध आता है या बदबू आता है जो इसका होता है। जो हमारा मोटर एरिया है वो पिंक एरिया है, तो ये जो है पिंक एरिया 4, 6 है। ऐसे ही हमारा जो एग्जीक्यूटिव डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो येलो फंक्शन, येलो एरिया होते हैं जो डिफरेंट बेसिकली हाई लेवल की फंक्शंस होते हैं। वो इस टाइप के उन्होंने साउंड सिस्टम अटेंशन कौन से एरिया से होते हैं, जैसे कि इस कलर से अटेंशन तो 39, 7 ये एरिया से होते हैं अटेंशन। सोमाटोसेंसरी एरिया ये वाला पर्टिकुलरली कलर का होता है। तो ऐसा करके उन्होंने हमें जानकारी देने की कोशिश किया जो कि बहुत हेल्पफुल है। तो ऐसे यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी हमने दिखाने की कोशिश किया कि डिफरेंट एरिया में कहाँ से होता है। जैसे कि फ्रंटल आईलिड का ये एरिया नंबर 8 से कंट्रोल होता है, एरिया नंबर 17 में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। तो इस टाइप का और भी डिटेल आप चाहे तो इसके ऊपर जानकारी ले सकते हैं। अभी आता है कि हमारा जो डिफरेंट एरिया है, बेसिकली आप ऐसा मत सोचिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया एक अकेला अपने अपने काम करके ही बैठ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिकॉज हमारा ये जो ब्रेन का डिफरेंट एरिया है, हर कोई एक दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके ही हमारा ये ब्रेन हमारे पूरे शरीर को, पूरे जिंदगी को सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब में आपका प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोरालिटी, पर्सनैलिटी, सोशल स्किल, ये सारा काम होते हैं, ठीक है। लेकिन टेम्पोरल लूप में आपका फिर से अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, लर्निंग, ये सारे काम भी होते हैं। पैरेटल लूप में आपका जो रिकॉग्निशन, सेंसेशंस, बॉडी पोजीशन, ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज आपको होता है। लेकिन ये ऑक्सीपिटल लूप में हमारा विजन्स रिलेटेड, इंटीग्रेशंस, विजुअल इंफॉर्मेशन, ये सारा चीज होता है। लेकिन आप देखिए, हम जब देखते हैं उस टाइम में सुन भी रहे होते हैं, उस टाइम में एक हाथ हिला भी रहे होते हैं, उस टाइम में कुछ बोल भी रहे होते हैं। तो ये सारा चीजों को इतना स्मूथली जो कोऑर्डिनेशन करता है ना ब्रेन का, तो ये एक बहुत ही एक मतलब आप बोलते हैं कि यूनिवर्स का एक बहुत ही बढ़िया एक क्रिएशन है, जिसको अभी तक हमारा नॉलेज और हमारा विजडम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया। एक लिम्बिक सिस्टम है बेसिकली, ये हमारा काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डीप इनसाइड दिस ब्रेन। तो इसमें काफी सारा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं विद इन दिस ब्रेन। हमारा लिम्बिक सिस्टम का मेनली ये है कि जो हमारा मेमोरी है, जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग है, एरोजल है, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। अभी हम आते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। फोर ब्रेन का लगभग हमने काफी सारा बात कर लिया। मिड ब्रेन का बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, वो बेसिकली टेक्टम, सेरेब्रल पेडंकल और सब्सटेंशियल नाइग्रा, ये 3 चीजों से होते हैं। जैसे आपने देखा मिड ब्रेन काफी डीपली प्लेस्ड होता है, और इसका मेनली काम जो होता है हमारा मूवमेंट को रेगुलेट करना और हमारा जो ऑडिटरी और विजुअल चीजों को प्रोसेस करना, ये मिड ब्रेन का प्राइमरीली फंक्शन है। अभी हम हाइंड ब्रेन के बारे में देखेंगे। हाइंड ब्रेन इज बेसिकली रूम्बेनसेफेलन बोला जाता है, तो जिसमें हमारा सेरिबेलर, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब स्ट्रक्चर हमारा होते हैं। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली हमारा ऑटोनोमिक रेगुलेशंस करना, फिर हमारा जो बैलेंस को कोऑर्डिनेट करना, और जो होता है हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, ये हमारा प्राइमरीली हमारा सेरिबेलम और हाइंड ब्रेन का काम है। फिर आते हैं हमारा जो सेरिब्रल, हमारा ब्रेन से बहुत सारे नर्व्स जो निकलते हैं डायरेक्टली बिसाइड दिस स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। हमारे पास शरीर में 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जैसे कि ये नंबर 1, 2 से भी आप डेजिग्नेट होते हैं, और उसका हम नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन आप 1, 2 से भी बोल सकते हैं। जैसे कि 1 है हमारा बेसिकली गंध सूंघने को,
हमारा जो सेंसरी नोज ऑल्फैक्टरी उसको बोलते हैं, हमारा जो ऑप्टिक्स है वो नंबर 2 में आते हैं, जिससे हम देखते हैं। तो सारा हमारा देखने के लिए जो भी हमारा इंफॉर्मेशन आंख के अंदर से जाके जो ब्रेन तक पहुंचाता है वो ऑप्टिक नर्व कराता है। ऐसे ही ट्रॉक्लियर है, हमारा आई की मसल्स का मूवमेंट रेगुलेट करना। तो जैसा हमारा 12 नंबर जो है वो बेसिकली टांग का मूवमेंट कंट्रोल करना। ऐसे ही काफी सारा चीजें जो है, हमारा फेशियल्स मसल जो है वो नंबर 7 से रेगुलेट होते हैं। तो हमारा जो हार्ट में, लिवर में या फिर गैस्ट्रिक में जो हमारा ये सिग्नल जाता है वो 10 से होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा क्रेनियल नर्व शरीर में डिफरेंट टाइप का हमारा काम करते रहते हैं, जिसकी लिए हम अगर इसमें से कोई भी चीज डैमेज हो जाता है तो वो वाला फंक्शंस फिर खत्म होने लगता है। जैसे कि हमारा जो 8 क्रेनियल नर्व्स है वो बेसिकली सुनने के काम में काम करता है। अगर फिफ्थ ये वाला क्रेनियल नर्व खराब हो जाता है तो हमारा श्रवण शक्ति जो है, आप चाहे बाहर से जितनी भी स्टिमुलेशन देने से भी वो परसिव नहीं कर पाएगा। अभी बात करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड की ऊपर। जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपने देखा कि ब्रेन से ऊपर नीचे उतर के आता है और ये वर्टिब्रल बॉडी के अंदर लगा रहता है। जैसे कि आपने ये देखा कि हमारा वर्टिब्रा है, ये हमारा वर्टिब्रा का बॉडी है, बोन वाला स्ट्रक्चर, और उसके बीच में ये जो बीच में आप देख रहे हो वो बेसिकली हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और इसी स्पाइनल कॉर्ड से हमारा ये सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से नर्व निकल के हमारा शरीर को डिफरेंट हिस्से में जा रहा है, जिससे कि हमारा डिफरेंट अंग से जोड़ने के लिए एक काम होता है। ऐसे जो एंटीरियर साइड का होता है वो बेसिकली मोटर रूट होता है, जो पोस्टीरियर साइड के जो रूट होते हैं वो बेसिकली सेंसरी रूट होते हैं। तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों मिलके फिर एक स्पाइनल नर्व बन के फिर वहां से हमारा शरीर की डिफरेंट हिस्से में जाते हैं, जहां से बोथ सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट शामिल होते हैं। अगर और भी बारीक से देखें तो ये हमारा मतलब कि जो हमने अभी बोला था एफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आता है, और वहां से जो इफरेंट है जो एग्जिट, वहां से एग्जिट होके जा रहा है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ग्रे मैटर होते हैं, व्हाइट मैटर होते हैं, और ये जो नर्व्स है यहाँ पे भी हमारा आप देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल के बाहर जा रहा है, जो कि हमारा विभिन्न शरीर में सिग्नल देने में और सिग्नल रिसीव करने में काम करता है। ऐसे ही हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का आर्टेरियल सप्लाई और ब्लड वेसल्स भी आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे। अभी मैं ये पिक्चर आपको इसलिए दिखाने के लिए जरूरी समझा, जैसे कि ब्रेन से जो बहुत सारा सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल कहाँ से जाता है, उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है, एक रास्ता होता है। उसी से जैसे कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये फाइबर्स निकले, फिर ये मिड ब्रेन हुआ, ये पॉन्स हुआ, ये मेडुला हुआ, फिर ऐसा करके ये स्पाइनल कॉर्ड से ये पर्टिकुलर एरिया से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक नीचे आ रहा है। और ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का बहुत सारा फंक्शंस है। जैसे आपने देखा कि टेम्परेचर करना, टेम्परेचर और पेन के लिए ये वाला पार्ट है। तो ऐसे ही कोल्ड रिसेप्टर स्किन से ये कनेक्ट होते हैं, फिर ये हीट रिसेप्टर स्किन से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा चीजें डिफरेंट एरिया से पास होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, सो दैट ये जो है आपस में ही एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे इंटरफियर ना करें, अपने अपनी जगह पे रहे और अपने अपने फंक्शंस करते रहे। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई शरीर की पर्टिकुलरली ये हिस्सा खराब हो जाता है तो आपका सिर्फ एक ही हिस्सा खराब होगा, जिसके लिए वो है। अगर ये जो पेन ट्रैक्ट अगर खराब हो जाता है तो पेन वाला हिस्सा ही खराब होगा, स्पाइनोथैलेमिक जो कि हमारा मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है वो नहीं होगा। आपने देखा होगा कई बार जिसको स्ट्रोक होता है उसका सिर्फ दाएं हाथ खराब हो जाता है, या फिर सिर्फ पैर खराब हो जाता है, या फिर वो बोल नहीं पाता है, या फिर वो मतलब कि पूरी तरह से दोनों पैर खराब हो जाता है, या फिर पूरी तरह से दोनों हाथ नहीं चलते हैं लेकिन बोल पाते हैं। कई बार हाथ पैर तो चल रहा है लेकिन बोल नहीं पाता है, या फिर कई बार सुन नहीं पाता है। तो इस तरह का होता है क्योंकि उस टाइम में सिर्फ एक पार्टिकुलर ऑर्गन डैमेज होते हैं, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर डैमेज होता है। यहाँ पे ये
देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स जैसा लगता है, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व्स निकल के आ रहे हैं और सपोज हमारा यहाँ पे स्टमक को ये सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसी नर्व्स का दूसरा हिस्सा जो है हमारा स्किन में कुटिनस रिसेप्टर के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पे विसरल मोटर को सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे नर्व मोटर नर्व एंडिंग हो रहा है। तो ऐसे ही हमारा बहुत सारा चीज जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से भी जुड़ के हमारा डिफरेंट ऑर्गन को नर्व सप्लाई करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप जब कोई चीज के बारे में जो आपको अच्छा लगता है, सपोज इमली हुआ या फिर ऑरेंज हुआ, नींबू हुआ, उसकी सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जब सोचते हो आपके ब्रेन में स्टिमुलेशन होता है, फिर उस टाइम में आपका जो ग्लैंड है वहां तक सिग्नल आता है, फिर ग्लैंड से आपका सलाइवा या फिर सिक्रेशन निकलता है। तो ऐसे ही हमारा जैसे खाना जाता है तो ये सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है, फिर खाना नहीं होता है तब भी सिग्नल से फिर वो ऊपर ब्रेन में पहुंचता है। तो ऐसा ही डिफरेंट नर्व के थ्रू हमारा डिफरेंट ऑर्गन जुड़ के हमें पूरा कंट्रोल और मैनेज करते हैं। अभी हम आते हैं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो बेसिकली हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बांटे हुए हैं, और मोटर और सेंसरी तो है ही। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सिंपैथेटिक चेन होते हैं जो कि 21 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन होते हैं, और ये मतलब थर्ड सर्वाइकल रीजन में होता है, 12 थोरैकिक रीजन में, 5 लंबर रीजन में, 1 सैक्रल रीजन में। देन प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होता है। फिर ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली हमारा स्पाइनल कॉर्ड की पास में ही होते हैं, और ये फिर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ओनली occurs only when the thoracic and lumbar regions, ये सिर्फ thoracic और lumbar region में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर करके ये काम करते हैं। देन कोलैटरल गैंग्लिया होता है जो बेसिकली 3 कोलैटरल और प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया आर सिचुएटेड इन दिस एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में मेनली काम करते हैं। देन पोस्ट गैंग्लियन फाइबर होते हैं जो गैंग्लियन से निकल के शरीर का डिफरेंट ऑर्गन को जाता है, उसको हम पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर बोलते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो हमारे प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होता है वो दे आर एक्सन्स एंड न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लेकिन जब हम पैरासिम्पैथेटिक में जाएंगे तो हमारा जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होता है, एक्सन्स एंड न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड इन द मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये उसकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं रहता, ये मिड ब्रेन में होता है। और जो उसके गैंग्लियन होता है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, वो उस बिस्रा के अंदर होता है जिस बिस्रा को वो सपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर लीवर को सप्लाई कर रहा है तो प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो होता है उसका लीवर के अंदर होगा, और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो होता है वो बेसिकली उस गैंग्लियन से निकल के उस ऑर्गन को बाद में सप्लाई करेगा। अगर हम ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जैसे कि एक दूसरे को बैलेंसिंग काइंड का काम करते हैं। कैसे करते हैं ये हम विस्तार में अभी यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हार्ट का फंक्शंस है, उसको सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, उसको एक्सेलरेट कर देता है, मतलब तेज कर देता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक उसको कम कर देता है। मतलब शरीर में हमारा ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम है कि जब जरूरत हो उसको बढ़ाने का तो वो बढ़ा भी सकते हैं, जब उसकी जरूरत हो कम करने की तो उसको कम भी कराते हैं। ऐसे ही हमारा जो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सिंपैथेटिक से हमारा इनहिबिट होता है, पैरासिम्पैथेटिक से स्टिमुलेशन होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम अच्छा खाना सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है तो बेसिकली ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई से हमारा सिक्रेशन स्टिमुलेंस होता है। ऐसे ही हमारा मतलब लीवर का जैसे कि शुगर रिलीज होना, फिर डिक्रीज बाइल प्रोडक्शन होना, वो सिंपैथेटिक से होता है। प्रमोट ग्लाइकोजन फॉर्मेशंस, ये पैरासिम्पैथेटिक से होता है। तो ऐसा करके काफी सारा है, ये आपकी किताब में बहुत अच्छे से दे रखा है, उसको आप पढ़िए, आपको बहुत मदद मिलेगी। अभी फिर आते हैं हमारा जो स्पाइनल रिफ्लेक्स और जो ब्रेन रिफ्लेक्स कैसे काम करते हैं। सपोज यहाँ पे आपने गर्म कोई वस्तु को छुआ, यहाँ से सिग्नल गया है, आपने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड में गया है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ही जो मोटर फंक्शंस को फिर ऑर्डर आया कि भाई वहां पे तो गर्म सामान है, तुम अपने हाथ हटा लो, तो फिर वो अपने हाथ हटा लेता है। तो ये जो काम होता है वो बेसिकली सेंसरी से जाके
मोटर फंक्शंस को डायरेक्शंस आते हैं, तब जाके हार्ट होते हैं। तो ऐसे ही हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, और अगर यही काम अगर ब्रेन का निर्भर करके होता है तो उसको ब्रेन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों ने नर्वस सिस्टम के ऊपर एक थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया कर लिया होगा। तो अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर और थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली एक टाइप का सिस्टम है जिसमें कि सिक्रीशंस होते हैं ग्लैंड से पर्टिकुलरली, लेकिन उस ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता है। उस जैसे कि हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, मैंडिबुलर ग्लैंड है, हमारा लीवर भी एक टाइप का ग्लैंड है, लेकिन उससे डक्टल सिस्टम होता है, तो उससे सिक्रीशंस निकल के शरीर के दूसरे हिस्से में जाते हैं। लेकिन ये जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड होते हैं वो बेसिकली इंटरनली ही वो ग्लैंड हमारा सिक्रेट करता है, और वो खून की थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो बेसिकली हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो स्टार्ट होते हैं कि हाइपोथैलेमस से, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, फिर एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, in the case of male it is testis, और in case of female it is ovary। तो ये सारा ग्लैंड जो है हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो वो कैसे करता है और डिफरेंट पार्ट का जो काम है उसके ऊपर और थोड़ा हम विस्तार में अभी बात करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा ब्रेन के अंदर हमारा यहाँ पे हमारा ये थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, यहाँ से हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा बहुत सारा बाकी ग्लैंड को हम कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा बिल्कुल सर की मतलब ब्रेन की ही पार्ट जैसा हम बोल सकते हैं। तो ये इसको हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, आपने देखा होगा कि ये काफी सारा ब्लड वेसल से हमारा मतलब कनेक्टेड होता है, सो दैट कि जैसे ये सिक्रेशन होता है तो ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच सके। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो एंटीरियर से क्या क्या निकालते हैं अगर हम देखें तो ग्रोथ हार्मोन निकालते हैं जो बेसिकली ब्लून और बाकी ग्रोथ में मदद करते हैं। एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालते हैं जो कि थायराइड के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारा ओवरी और टेस्टिस का जो हार्मोन निकालते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। हमारा मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो कि स्किन की चीज़ों को, प्रोलेक्टिन को सीक्रेट होता है जो कि हमारा मेमोरी ग्लैंड को सिक्रेशंस में मदद करते हैं। ऐसे ही पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एडीएच एड्रेनो एंटीडायरेटिक हार्मोन्स सिक्रेशन होते हैं जो कि किडनी के फंक्शंस में कितना फ्लूइड रिटेंशन होगा नहीं होगा उसका रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन भी हमारा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को रेगुलेट करता है, हमारे मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन को रिलैक्स करते हैं, जिसके ऊपर हम विस्तार में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे आगे। तो अभी आते हैं पहले हमारा हाइपोथैलेमस से। तो आपने देखा होगा कि हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, यहाँ से हमारा फाइबर से कनेक्ट होके सिक्रेशंस आते हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर वो सिग्नल के थ्रू डिफरेंट हमारा जितने भी एंडोक्राइन ऑर्गन अभी मैंने बोला सबके पास सिग्नल पहुंचता है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं, यहाँ से ये सिक्रेट होके यहाँ पे आता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट पार्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, और इसके ऊपर हम आगे से और देखते हैं कि कैसा होते हैं। ये तो हमने पहले ही बताया कि एंटीरियर पार्ट से ये जितने भी ऑर्गन है ये कंट्रोल होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हुआ, प्रोलैक्टिन हुआ, एलएच हुआ, एफएसएस हुआ, एससीटीएस हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, और पोस्टीरियर पार्ट से हमारा एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन मेनली रेगुलेट होते हैं। तो अभी इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। ये मेनली आपको मैं डिफरेंट करके दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको एक पिक्चर में अगर समझ में नहीं आए तो शायद दूसरे पिक्चर में समझ में आ जाए। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, तो जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है
तो यहाँ पे हमारा एडिपोज टिश्यू फिर बढ़ने लगता है, फिर बोन ग्रोथ होता है, मसल ग्रोथ होता है, नर्वस सेल, अपना इम्यून सिस्टम, एवरीथिंग इज स्टार्ट फंक्शनिंग। फिर अगर ये जो होता है डायबिटोजेनिक इफेक्ट जो होते हैं, यहाँ पे अगर आईजीएफ रिलीज होने लगता है तो क्या होता है कि ये चीज पता चल जाता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, इतना ग्रोथ हार्मोन की अभी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा रिलीज हुआ, तो हमारा ये सारा फंक्शन हुआ। फिर यहाँ पे जो हमारा लीवर से एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो सिग्नल देता है कि काफी ग्रोथ हो गया है, जैसे कि रिवर IGF-1 और फर्दर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ इफेक्ट। ये जब रिलीज होते हैं तो इससे ये क्या होता है, सिग्नल जाता है और बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया है, अभी इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सब्सटेंस रिलीज होता है। ठीक है, जब इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं तो क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि अभी ठीक है, इस हार्मोन को बंद कर दो, तो फिर वो बंद हो जाता। तो ऐसे ही हमारा शरीर में रेगुलेशंस के थ्रू जब जरूरत हो तो उस टाइम में उसका सिक्रेशन होके उसको ग्रोथ मेंटेन कराता है। तो ऐसे ही जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तब भी सिग्नल पहुंचता है और फिर सिग्नल से ही फिर वो स्टॉप होते हैं। तो इसके लिए हमारा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स काम करते रहते हैं शरीर के अंदर, और इसका पूरा डायनामिक्स हम थोड़ा बहुत तो अभी तक जान पाए, लेकिन काफी सारा अभी भी हमारा साइंस को जानना बाकी है। यहाँ पे फिर वही बात मैं दूसरा डायग्राम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पोस्टीरियर्स में जो होते हैं एडीएच, वो बेसिकली किडनी, स्वेट ग्लैंड और सर्कुलेटरी सिस्टम से जाके मेनली वाटर सिस्टम को बैलेंस करते हैं। जो हमारा ऑक्सीटोसिन होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का कंट्रोल करते हैं। जो जीएनआरएच होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो बेसिकली स्टिमुलस प्रोडक्ट करता है, सॉरी ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो ऐसे ही हमारा सेक्स ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है थायराइड का रिलीजिंग को करते हैं। हमारा जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ऐसा करके डिफरेंट चीजें डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अभी आते हैं एक पिनियल ग्लैंड के ऊपर। ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है जो बेसिकली हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। तो आपने देखा होगा कि प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंसान को रात में सोना चाहिए और दिन में जाग के काम करना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऐसा करके जो फंक्शंस है वो बेसिकली पिनियल ग्लैंड के थ्रू मेलाटोनिन नाम के एक सब्सटेंस के थ्रू रेगुलेट होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे दिखाया पिनियल ग्लैंड से हमारा मेलाटोनिन सिक्रेशन होता है इन द डार्क फेज में, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं। लेकिन आप अगर लाइट दे के हमेशा रहोगे रात में भी तो उसका प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं होगा, फिर वो आपका स्लीप को रेगुलेट ठीक से नहीं कर पाएगा। हाई मेलाटोनिन फंक्शन क्या करते हैं, आपका लो लेवल ऑफ कोर्टिसोल कराता है और आपको स्लीप का इंड्यूस करता है। जैसे आपका डार्क या लाइट ज्यादा हो गया तो डिक्रीज प्रोडक्शन हो गया, हाइपर फंक्शन। तो मेलाटोनिन लो होने से क्या होता है, वे हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल होने लगता है। फिर हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल क्या करते हैं, फिर आपका जाके आपको स्टिमुलेट करते हैं कि मेलाटोनिन प्रोडक्शन की आप जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर हम वक्त के हिसाब से हम नहीं सोते हैं, रात को जब सोने के टाइम में भी हम लाइट देके सोते हैं, तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम को बहुत तरह से बुरी तरह से वो इफेक्ट करते हैं जिसके हमें जानकारी नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, आप जब सोते हैं तो बिल्कुल अंधेरा में सोइए। ये जो कई लोग जीरो पावर लाइट लगा के सोते हैं या फिर प्रॉपरली डार्क रूम करके नहीं सोते हैं, उनकी बॉडी में जब ये मेलाटोनिन प्रोडक्शन को इंटरफेयर करते हैं तो कॉर्टिसोल्स भी आपका लेवल हाई होने लगता है। तो कॉर्टिसोल इज ए बेसिकली ए मार्कर फॉर स्ट्रेस ऑफ योर बॉडी। तो अगर आपका बॉडी में ज्यादा कॉर्टिसोल है मतलब आपको बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को कम कराता है कॉर्टिसोल प्रोडक्शन इंक्रीज करके। इसलिए कॉर्टिसोल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होने के लिए डार्क एनवायरनमेंट होना जरूरी है, और इसके लिए कम से कम 6 से 8 घंटा आप डार्क रूम में रहे, इसका भी जरूरत है। नहीं तो आपका फिर 1 घंटा करके अगर आप बोलते हो तो हो जाना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं।
अब आते हैं हम थायराइड हार्मोन के ऊपर। जैसे आपने देखा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, मेनली T3 एंड T4 नाम से। तो इसका फंक्शंस क्या क्या है? इसका ग्रोथ में भी फंक्शंस है, ये उसका डेवलपमेंट रोल है, हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस को मेंटेन करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल का सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ऐसा ही हमारा थायराइड हार्मोन का अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिसिस बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं। अगर बचपन में ही आपका थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होते हैं तो उसको क्रिएटिनिन बोलते हैं, या फिर ओल्डर एज में हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर मिक्सेडिमा के नाम से हम बीमारी को जानते हैं। यह सब के बारे में आपको अभी डिटेल में जानने की इतना जरूरत नहीं, सिर्फ नाम जानने से भी आपका हो जाएगा। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो थायराइड, जैसे ये ग्लैंड है थायराइड, तो उसकी साथ ही रहता है, इसलिए उसको पैराथायराइड बोलते हैं। तो बेसिकली ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, किडनी से कितना कैल्शियम बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, फिर विटामिन डी का एक्टिवेशन कैसे होगा, फिर एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम कितना गाठ से एब्जॉर्प्शन होगा, वो सब कुछ जो कैल्शियम रिलेटेड मेटाबॉलिज्म को वो पैराथायराइड हार्मोन हमारा मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है हमारा मीडियस्टिनम में, बिल्कुल हमारा ब्रेस्ट बोन की पीछे रहते हैं, और यहाँ से थाइमोसिन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये बेसिकली हमारा जो टी लिम्फोसाइट्स, जो व्हाइट ब्लड सेल है एक टाइप का, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसका वो मैचुरेशंस और प्रोडक्शंस को वो एनहांस करते हैं। तो बेसिकली ये जो थाइमस ग्लैंड है हमारा लिम्फोसाइट को जब मैच्योर कराता है, वो एक इम्यूनिटी लेवल में आपका बॉडी का इम्यून स्टेटस में बहुत एक अच्छा रोल निभाता है। तो थाइमस ग्लैंड का ये रोल है हमारा बॉडी में। आप देख सकते हो कि ये थाइमस ग्लैंड है, हमने इस टाइप का आपको दिखाया पिक्चर पहले भी, जो दो लांग के बीच में हार्ट के ऊपर यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होते हैं, वहां से हमारा ये थाइमोसिन जो हार्मोन निकलते हैं वो हमारा टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन को प्रमोट करता है और उसको बढ़ावा देता है। अभी हम देखेंगे एड्रिनलिन जो हार्मोन है। एड्रिनल हार्मोन जो ग्लैंड जो होता है वो किडनी की ऊपर रहते हैं। तो इसका लेकिन वहां से बहुत टाइप की जो हार्मोन, अलग अलग हार्मोन निकलते हैं डिफरेंट जोन से। जैसे क्या मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलते हैं, फिर एड्रिनल के जो दूसरा जोन से हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलते हैं, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स की ये वीक जोन से एंड्रोजेंस निकालते हैं, कैटाकोलामाइंस निकालते हैं। तो उसका फंक्शंस क्या है? बेसिकली ये एड्रिनल ग्लैंड का जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है और एल्डोस्टेरॉन होता है, वो बेसिकली हमारा शरीर का जो एक वाटर बैलेंस है, जिसको हम सोडियम और वाटर बैलेंस या फिर पोटेशियम सिक्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो क्या करते हैं कि सप्रेस इम्यून रेस्पॉन्स एंड रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करते हैं। जो हमारा ये एंड्रोजेंस है वो क्या करता है कि प्रिकर्सर फॉर द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हमारा मदद करते हैं। जो कैटेकोलामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब काम में वो मदद करते हैं। तो ये हमारा एड्रिनलिन ग्लैंड का फंक्शंस हो गया। अभी पेनक्रियास के बारे में बात करते हैं। पेनक्रियास बेसिकली हमारा गैस्ट्रिक मतलब सिक्रेशंस भी करते हैं, वहां से काफी सारा एंजाइम, लेकिन उसके अंदर काफी सारा एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। जैसे कि 4 टाइप का वहां पे ग्लैंड देखा जाता है कि आइलेट सेल होता है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है, और ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीजिंग सेल होता है। तो अल्फा सेल से बेसिकली ग्लूकागोन निकालते हैं। ग्लूकागोन बेसिकली काम करता है हमारा ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन और लिवर और मसल्स में काम करते हैं और इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ावा देता है। ये बीटा सेल से इंसुलिन निकालते हैं, जो कि हम सब लोग आजकल जानते हैं कि इंसुलिन की कमी की वजह से हमारा डायबिटीज होता है। तो बेसिकली इंसुलिन करता क्या है, ये इंक्रीज ऑफ द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ द ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में मदद करता है। एक्सेसिव ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टिश्यू में कराता है, मतलब टिश्यू के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडेशन कराते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर कराता है, और सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन कराता है, जो कि अगर आपकी ब्लड में ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन बना के कहीं पे स्टोर कराने में करता है। लोअरिंग द प्रोटीन ब्रेकडाउन, हमारा
प्रोटीन ब्रेकडाउन ना हो, इसलिए भी इंसुलिन काम करता है। ये डेल्टा सेल से जो स्टेटिन निकालते हैं वो बेसिकली इनहिबिट ऑफ द रिलीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, ये उसको इनहिबिट करते हैं, क्योंकि हर तरफ से अगर रिलीज ही होता रहा तो उसको कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ये बंद हो सके। तो सोमाटोस्टेटिन जो होता है ना, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है उसको इनहिबिट करते हैं। और पीपी सेल से जो निकलते हैं वो बेसिकली सेल्फ रेगुलेटेड pancreas secretions activities and effect of the hepatic glycogens level। ये हमारा जो hepatic ग्लाइकोजेंस लेवल को हमारा ये रेगुलेट करता है और सेल्फ रेगुलेट करता है पैनक्रियाटिक हार्मोन्स की थ्रू। अभी आते हैं हमारा जो मेल ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस में हमारा जो स्क्रूटम के अंदर होता है उससे भी काफी एंड्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकालते हैं। ये दो हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये मैंने आपका किताब से लिया हूँ, जिसके अंदर हमारा ये बताया जाता है कि ये जो हार्मोन होते हैं हमारा मेनली स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं, मेल बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं, जो एक्सिलरी हेयर होते हैं, फेशियल हेयर होते हैं, और मेल बॉयज जो होते हैं वो उसमें मदद करते हैं, और जो मेल सेक्स बिहेवियर को वो रेगुलेट करते हैं। अलोंग विद दिस हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। जो हमारा ओवरीज से जो हार्मोन निकलते हैं वो एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन दो नाम के होते हैं। वो बेसिकली एस्ट्रोजन क्या करते हैं, हमारा यूट्रेन का जो एंडोमेट्रियम का थिकनेस होता है, फिर जो हमारा मेंस्ट्रुएशंस में जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं, इनहिबिट करता है एफएसएच को और एलएच को मोस्ट ऑफ द साइकिल। प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो बेसिकली हमारा आप इसमें ये चीज देखिए, एस्ट्रोजन जो होते हैं वो स्टिमुलेट करता है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच को। हमारा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि इनहिबिट करता है एफएसएच और एलएच को। तो बेसिकली हमारा शरीर के अंदर ऐसा मैकेनिज्म हो कि एक बढ़ावा देने से दूसरा को सप्रेस करे, लेकिन ये दोनों चीज जो होता है हमारा अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। तो बेसिकली हमारा जो पूरे बॉडी मैकेनिज्म में हमारा काफी सारा चीज जो होता है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होके दे आर मेंटेनिंग रेगुलेटिंग टू ईच अदर। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा इतना अच्छा सिस्टम है कि जिसका जितने भी तारीफ किया जाए कम है। लेकिन इसलिए आप सब लोगों को ये गुजारिश है कि आप लोग इस सिस्टम का रेस्पेक्ट करें, प्रकृति के साथ चलें, और आप स्वास्थ्य भोजन करें, एक्सरसाइज करिए, और एक स्वस्थ मानसिक चिंताधारा जो हमारा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग से भी बहुत सारा इफेक्ट होते हैं, जो कि हमें योगा के अंदर सीखने को मिलता है। तो मैं यही बात करके अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। आगे आप लोगों का कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं। वी आर रेडी टू डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ यू वांट टू डिस्कस फर्दर। Sir, I हाँ have a जी, question about the interlinking of these hormones and the yoga postures. So one thing I understand is that there are different yoga postures which can help us control these hormones and their release for a healthy life. But are you planning to have any session to teach us which yoga postures will help us in regards of controlling which hormone? yeah, this is actually very genuine questions. But what happened is actually we do not have very evidence-based proof on that aspect which you are right now asking. So basically, all these things are claimed by this science of yoga, but again, it is not endorsed by the modern science technique. Although there are some overlappings are there, but still it is a matter of controversy. And unfortunately, within this course, the scope will be not there to describe to you that what kind of yoga postures will release you what kind of hormones. Although it is a very important area, but I think it is a very, this course is for very basic level, and we may not have enough scope to discuss this.
Any literature outside IGNOU books what you can recommend, and which can help us on this? You just put us one email, and if we come across, we will communicate you. You kindly put one email to cpy@ignou.ac.in, and if we come across this kind of literature, we will definitely share with you. Perfect, sir. Thank you. Thank you. Sir, I wanted to ask you one thing. Yes. एक्चुअली मैंने अपने सारे असाइनमेंट्स बना लिए हैं एंड मैंने उनका पीडीएफ भी बना लिया है, तो मुझे वो असाइनमेंट्स कहाँ भेजने होंगे इग्नू में? ये तो आपको कई बार बताया गया है, आप अपने रीजनल सेंटर को भेजना है। नंबर 1, रीजनल तो सेंटर में जब आप भेजेंगे, सुन लीजिए मैडम, आप जब रीजनल सेंटर में भेजेंगे, बिकॉज इन ए रीजनल सेंटर दे हैव मोर देन 40 or 80,000 students, okay? So your assignment may got lost, so we are also requesting आप हमें भी एक CPY में भी एक उसका CC करके हमें दे दीजिए, so that it will be at least stay with us, and whenever it is required we can search with your name and enrollment number. तो सर, जो रीजनल सेंटर में असाइनमेंट्स मेल किया है वो एड्रेस ही गलत है। सीपीवाई में तो कर दिया हमने सीसी मार्क, लेकिन जो रीजनल सेंटर वाला है वो वापस आ रहा है, आप सही एड्रेस नॉट आरसी फाउंड। का ईमेल पे करिए, आप आरसी का ईमेल पे करिए, जैसे कि आरसी दिल्ली 1 है तो आरसी दिल्ली 1 करके @ignou.ac.in उस टाइप का ईमेल होगा। सर उसी पे किया था, उसी का वापस आया, RC1 दिल्ली करके असाइनमेंट का। because now what the issue we have learned that they have more than 1 lakh students. अगर हर स्टूडेंट 5 असाइनमेंट भी भेजता है, 2 असाइनमेंट भी भेजता है, तो उसका मतलब कि इनबॉक्स फुल होके कैपेसिटी का बियॉन्ड चला गया है, इसीलिए कुछ चीज रिट्रीव करने में उनको दिक्कत हो रहा है। तो सर हमने सीपीवाई पे भी भेजा हुआ है ऑन दी सेफर साइड, अगर वो आगे फाउंड नहीं होता तो हम आपके पास तो रिकॉर्ड्स में है। ठीक, we will take care of that. थैंक यू सर। Yes, please. सर मैंने तो असाइनमेंट अपना जमा कर दिया था, पिछले साल का मैंने एडमिशन जो लिया था, तो मुझे तो अब जमा नहीं करने होंगे? होप सो जमा नहीं करना पड़ेगा। जी, थैंक यू सर आई हैव आल्सो वन क्वेरी। सर, जो आप सीपीवाई का ईमेल बता रहे हैं कि अगर आरसी वाले पे ईमेल कर दें और सीपीवाई पे भी ईमेल कर दें हम असाइनमेंट, तो सीपीवाई का कौन सा सर मेल है जिस पे हम ईमेल कर सकते हैं असाइनमेंट? एक ही ईमेल है, cpy@ignou.ac.in. cpy@ignou.ac.in. This is the program email. I also request all of you to read the program guide and get the correct information. Program guide is in the IGNOU website. Please read it. There are lots of information given. You are being the adult motivated learner. You should act from your side a little bit proactive. If you expect all the time spoon feeding, it will be difficult for us to implement this program. Please. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, it is around 1 hour. So if you don't have any further questions, we would like to close these sessions. Here, I would like to say my sincere thanks to Sujata, who is helping us to guide these sessions. We will have again another sessions on 19. 19 we will have another sessions at the same time. So all you will get informations about this, and here I'd like to say thanks to Dr. Anuba, Dr. Sima, and all other students who are participating in this program. Thank you very much to all of you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Stop recording.